नमस्कार। 4 PM में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस विषय पे चर्चा करते हैं कि जो ये एक माहौल बनाया जा रहा है, एक मैसेज देने का प्रयास हो रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से टूट रही है और लोग बीजेपी में जा रहे हैं। गौरव वल्लभ जो प्रवक्ता थे, जो काफी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता थे। उसके पहले वो झारखंड से एक बार इलेक्शन लड़े थे, हार गए थे। उसके बाद उदयपुर से विधानसभा का चुनाव पिछली बार लड़े थे, हार गए थे। उन्होंने अचानक उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्हें यह लगा कि उन्हें सनातन धर्म के विरोध में बात करने के लिए बाध्य किया जा रहा है कांग्रेस से, इसलिए उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो चले गए बीजेपी में। जबकि अभी 2 महीने पहले वो कांग्रेस से इलेक्शन लड़े थे, तो 2 महीने पहले तक उनसे कोई सनातन धर्म के विरोध में बात करने की बात नहीं कर रहा था। और 2 महीने से बता रहे हैं, एआईसीसी के हेडक्वार्टर पे अगर आप बात करें, 2 महीने से गौरव वल्लभ साहब ट्रेसेबल नहीं थे, उनका कोई संपर्क नहीं था कांग्रेस हेडक्वार्टर से। तो एक काल्पनिक चीज उन्होंने खैर सामने रखी। फिर एक रोहनक गुप्ता जी थे, अहमदाबाद के, गुजरात के, बड़े प्रवक्ता थे, कार्यक्रमों में आते थे, बहुत सारे प्रवक्ता उन्हें रिपोर्ट करते थे, कांग्रेस का पक्ष रखते थे और बीजेपी का बड़ा विरोध करते थे। अचानक जब उन्हें टिकट मिला तो पहले उन्होंने कहा कि उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई और पिताजी की इंसिस्टेंस है कि वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव न लड़ें, लेकिन वो लड़ना चाह रहे थे, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि वो न लड़ें। और अचानक उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो बीजेपी में चले गए। एक बॉक्सर साहब हैं जो पिछली बार दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे। जब जाट बेटियों के साथ शोषण हुआ था, उनको सड़कों पे घसीटा गया था, तो वो आंदोलनकारी बेटियों के साथ थे और परसों तक उन्होंने रात में सोने से पहले ट्वीट किया और जब सो के उठे तो उन्हें अचानक लगा गलत पार्टी में हैं और वो बीजेपी में चले गए। और इसको कह रहे हैं, और एक संजय निरुपम साहब हैं। संजय निरुपम साहब कांग्रेस, पहले शिवसेना में थे, फिर कांग्रेस में आए। कांग्रेस में आने के बाद उस सीट पर दावा ठोक रहे थे जो पिछली 2 बार से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के आदमी इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो उनको सीट मिल जाए। जैसे देवड़ा साहब थे, और देवड़ा साहब का भी कहना था कि ये सीट मुझे दी जाए पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के लिए, जबकि वो सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास थी। और एक वहां गठबंधन धर्म था, उसके अनुसार सीट सबको तो नहीं मिल सकती, किसी को मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन अचानक उनका हृदय परिवर्तन हुआ और रहस्य उद्घाटन करने लगे। अब इसको बीजेपी कह रही है कि बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस टूट रही है। आज ही की खबर है, बिहार के अंदर सनो मल्लाह, मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए। मुकेश सहनी पिछली बार एनडीए से चुनाव लड़े थे, एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़े थे। उनके कुछ विधायक भी जीते थे विधानसभा के अंदर, जो सारे के सारे बाद में बीजेपी में चले गए थे। लेकिन मुकेश सहनी जो सनो मल्लाह हैं, वो बिहार के कद्दावर नेता हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर करीब 50-60 हजार वोट ऐसे हैं जो उनकी समाज के आते हैं और उनके निर्विवाद नेता हैं। उनका गठबंधन हो गया और वो एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन में आ गए। लेकिन गोदी मीडिया को और बाकी व्हाट्सएप के प्रोफेसर्स को ये उन्होंने ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ कि मुकेश सहनी साहब एक पल्लड़े में बिठा दिए जाए और गौरव वल्लभ और रोहन गुप्ता और संजय निरुपम, इन सबको अगर एक पल्लड़े में उठा दिया जाए तो भी मुकेश सहनी ज्यादा भारी पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास अपने बलबूते पर 4-5% वोट हैं। और गौरव वल्लभ साहब तो 2 बार इलेक्शन हार चुके हैं, रोहन गुप्ता की हिम्मत नहीं पड़ी। खैर, इसके अलावा आप ये देखिए कि बिहार के अंदर पूरा गठबंधन तय हो गया। महाराष्ट्र के अंदर आज संजय राउत का स्टेटमेंट है, कोई परेशानी नहीं है, 48 सीटों पे हमारा गठबंधन हो गया, मजबूती से हम लोग मिलजुल कर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राहुल गांधी बोले, चिदम्बरम साहब बोले, खड़गे साहब बोले और सारी बातें हुई। उन्होंने अपने जो
घोषणा पत्र है उसको बताया। सबसे खुशी की बात जो मेरे लिए हुई, मेरे जैसे लोगों के लिए होगी, 60 साल से ऊपर वालों के लिए होगी, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए होगी, कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि जो हम लोगों को इनके सत्ता में आने से पहले सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन यात्रा पे 50% का डिस्काउंट मिलता था, इसलिए हम बुढ़े लोग या बुजुर्ग लोग सेकंड एसी में चलने के बाद फर्स्ट एसी में चलते थे कि फर्स्ट एसी में चलेंगे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, हवाई जहाज में मिलता नहीं है तो एसी में फर्स्ट एसी में चलेंगे, सरकार 50% वहन करेगी, जिससे सरकार ये चाहती है कि शायद वृद्ध लोग जो है वो ट्रेवल करें और अपने स्वावलंबी बने। लेकिन इस सरकार ने उसको वापस ले लिया। तो कांग्रेस ने कहा वो वापस दिलाएंगे। सरकारी नौकरी में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा, जो उनका अधिकार है। जो एक बिल पास कराया गया राज्यसभा लोकसभा से कि रिजर्वेशन मिलेगा, पार्लियामेंट्री सीट पे मिलेगा, वो तो पता नहीं 37 में मिलेगा, 2050 में मिलेगा, 2080 में मिलेगा, पता नहीं। लेकिन अगर सरकार बनी इंडिया गठबंधन की तो उनका यह घोषणा पत्र में है कि 50% रिजर्वेशन हर सरकारी नौकरी में कांग्रेस दिलाएगी। 10,000 रुपए साल हर महिला को मिलेगा। 10,000 साल का मतलब होता है करीब करीब 800-900 रुपए महीना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट जिससे कि 5 किलो अनाज की बात करते हैं वो तो खैर राइट ऑफ फूड के अंतर्गत तब भी आएगा। लेकिन जितना अनाज देते हैं 5 किलो मुफ्त अनाज, उसकी कीमत 150 रुपए से ज्यादा नहीं होती, और वो भी हमारे टैक्स से जाता है। ऐसा नहीं कि मोदी जी या अमित शाह जी या राजनाथ सिंह जी अपनी जेब से देते हैं, वो तो हमारे टैक्स से जाता है। तो मोदी जी और सरकार नहीं देती, हम आप देते हैं, और हम चाहते हैं कि दिया जाए। और बल्कि हम तो चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, जिनको आमदनी जिनकी नहीं बढ़ाई जा सकी है, वो सरकार का दोष है, वो सत्ताधीशों का दोष है। तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, समाज के उस हिस्से का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए कि उनके जीवन यापन में वो चिकित्सा व्यवस्था भी कर सकें, उनका मकान भी हो, केवल टॉयलेट ना हो, मकान भी हो, और खाने पीने के लिए भी हो, रोजगार भी हो, उनकी अच्छी व्यवस्था हो। चाहे जो बड़े बड़े पूंजीपति जिन्होंने पूरे देश की संपदा को लूट लिया है और गरीब जनता को 5 किलो मुफ्त अनाज देने के बदले उनकी 20-20, 25-25 लाख करोड़ की संपत्ति बन गई है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश के रेलवे स्टेशन, रेलवे, बड़े बड़े स्मारक सब उनके हाथ में चले गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये धन और ये जो समाज की संपत्ति है, ये देश की गरीब जनता को मिलनी चाहिए, जिससे कि देश के अंदर शांति बनी रहे, सामाजिक सद्भाव बना रहे और अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया जा सके। तो जो ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया, उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, जो जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अग्निवीर योजना के माध्यम से अगर 18-19 साल का बच्चा डिफेंस फोर्सेज में जाएगा और 4 साल में रिटायर होकर वापस आ जाएगा, और उसमें भी 3/4 रिटायर होकर आ जाएंगे, 1/4 को रखा जाएगा, किस आधार में रखा जाएगा? क्या इस दबाव में उस बच्चे से घर के काम नहीं कराए जाएंगे, उससे उत्पीड़न नहीं होगा, उसे सेना में सबसे सामने नहीं खड़े कर दिया जाएगा, क्योंकि उसको ये डर होगा कि उसको रिजेक्ट तो नहीं किया जा रहा है, उससे उसका शोषण होगा। तो जो कांग्रेस ने कहा, अपने मैनिफेस्टो में कहा कि अगर कांग्रेस की इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनती है तो ये अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा, किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। अच्छा, बीजेपी का तो स्पष्ट कहना है, जो आप देख ही रहे हैं, पिछली बार भी आंदोलन हुआ, 10 साल सरकार को हो गए, जबकि माननीय मोदी जी ने 2013 में जब चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी थी, उसके वो अध्यक्ष थे, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था और कहा था कि बिल्कुल एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो जो उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री जो रिकमेंडेशन दी थी उसको वो भूल गए और उन्होंने एमएसपी की गारंटी देने से मना कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी कह रही है कि हम एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे और अगर कांग्रेस कह रही है कि एमएसपी की गारंटी देंगे, तो किसानों को, अन्नदाताओं को यह सोचना शायद चाहिए कि अगर एक कह रहा है कि हम देंगे ही नहीं और दूसरा कह रहा है कि हम देंगे, तो दूसरे को चांस दिया जाए, और अगर वो न दे तो उसके खिलाफ भी आंदोलन किया जाए, और 13 महीने फिर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कीलें नहीं गाड़ी जाएंगी, बोल्डर्स नहीं लगाए जाएंगे, अश्रु गैस के गोले शायद नहीं छोड़े जाएंगे,
जो वहां पे एक नौजवान की शहादत हुई पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें, और करीब 750 किसानों की शहादत हुई जब 13 महीने पुराना आंदोलन चला था। मेरे ख्याल से अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और वादा खिलाफी करती है तो अगला जो आंदोलन होगा उसमें सीधे पार्लियामेंट हाउस तक किसान जा पाएंगे। अगर नहीं होगा तो, पूरा नहीं करेंगे तो आशा है मुझे कि अगर आश्वासन दे रहे हैं, वचन पत्र दे रहे हैं, अब कोई प्रश्न उठाएगा, ये संभव नहीं है, वित्तीय रिसोर्सेज नहीं है। अगर आपके पास इतने वित्तीय रिसोर्सेज हैं कि एक साल में कॉर्पोरेट टैक्स को आपने कम कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स को पिछले 5 साल 6 साल पहले कम कर दिया, और कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की वजह से 1.5 लाख करोड़ पर मंथ का सरकार के एक्सचेकर पे नुकसान हुआ। 1.5 लाख करोड़। उसके बाद करीब 14-15 लाख करोड़ के आपने पूंजीपतियों के ऋण माफ कर दिए। तो जब पूंजीपतियों के ऋण माफ करने होते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती। जब 1.5 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स की राहत पूंजीपतियों को देनी होती है तो आपको परेशानी नहीं होती। लेकिन जब किसानों को कुछ देने की बात आती है या अल्प मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को कुछ देने की बात आती है तो आपको आर्थिक जो मजबूरियां हैं वो याद आने लगती हैं। आप कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं? आप क्या ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जिसमें एक आदमी हो जिसके पास 50 कमरे का कोठी हो, और एक आदमी ऐसा हो जिसके सिर पे छत ना हो, झोपड़ी ना हो, जो सड़क के किनारे सोए, जो रिक्शे पे सोए, अपने ठेले पे सोए? या आप ऐसा देश देना चाहते हैं कि कम से कम सबके पास एक मकान हो, बच्चों को स्कूल जाने की सुविधा हो, चिकित्सा की सुविधा हो, कम से कम इतना भोजन उसको मिले कि मैलन्यूट्रिश्ड वो ना रहे, और उसको सारे इंग्रेडिएंट जो उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है उसको मिलें? आखिर कैसा देश देखना चाहते हैं आप? मैं जैसा देश देखना चाहता हूं उसमें जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो युवाओं ने इंजीनियरिंग कर रखी है, एमबीए कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में नहीं, वैसे नॉर्मल, उन्हें नौकरियां मिले, और कम से कम ऐसी नौकरियां मिले कि उनको अवसाद ना हो, उनके माता पिता को फ्रस्ट्रेशन ना हो। आपको सूचना मिली होगी आईआईटी मुंबई में, जो देश का सर्वश्रेष्ठ आईआईटी में से एक है, और आईआईटी हमारे यहां सर्वश्रेष्ठ संस्था मानी जाती है, वहां भी 1/3 बच्चों को इस बार प्लेसमेंट नहीं मिला। देखिए, प्लेसमेंट मिलने के लिए आवश्यक है कि आपके देश में केवल एक अडानी अंबानी ना हो, 1 लाख अंबानी हो और 1 लाख अडानी हो, माने छोटा, इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं। बहुत बड़ा साम्राज्य होगा क्योंकि जहां कैपिटल ज्यादा लगती है वहां एम्प्लॉयमेंट कम होता है, जहां कैपिटल कम लगती है वहां एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है। सिद्धांत है, एमएसएमई ज्यादा रोजगार देता है। लार्ज कैपिटल इंडस्ट्रीज में सब कुछ जो है ऑटोमेटिक होता है, मैकेनाइज्ड होता है, मशीनों से होता है, तो आदमियों की जरूरत कम पड़ती है। तो जैसे भारतवर्ष की संरचना करने का इरादा होना चाहिए, जो गांधीवादी तरीका है, लोहियावादी तरीका है, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिख रहा है। और राहुल गांधी ने एक और बात कही, आप लोगों ने नोट की होगी। राहुल गांधी ने कहा 2004 में जिस प्रकार से इंडिया शाइनिंग दिखाया जा रहा था, और यह दिखाया जा रहा था कि अटल जी को कोई हरा नहीं सकता, और मैं भी उस समय कल्पना नहीं कर सकता था कि अटल जी हारेंगे, और देश में शायद ही कोई एक ऐसा आदमी हो जो सोचता हो कि अटल जी हारेंगे। और प्रोजेक्शन, अटल जी ने इसीलिए इलेक्शन को प्रिपोन किया था। उनको पूरा विश्वास था कि एक तो उनकी पॉपुलैरिटी थी, और दूसरा एक फील गुड फैक्टर था, तो उन्होंने कहा इलेक्शन तो हम जीत ही रहे हैं, प्रिपोन करा दिया, और प्रिपोन कराया, और इलेक्शन बुरी तरह से हार गए, और 2009 के बाद फिर हारे। 2009 में उससे भी ज्यादा कांग्रेस को सीटें मिली। तो एक अंडर करंट है जो राहुल गांधी ने कहा कि 2004 को याद कीजिए, जनता के अंदर चेतना है, देश की जनता देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का प्रयास कर रही है। कई बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने स्टेटमेंट दिया, कर्नाटका में दिया, राजस्थान में दिया, बिहार में भी किसी ने दिया, तेजस्वी यादव ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने रेफरेंस लिया कि खुलेआम लोग कह रहे हैं कि 400 सीटों दो तो संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। अरे भाई, हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जो विश्व में सबसे खूबसूरत चीज है वो तो हमारे देश की खूबसूरती तो है ही, हमारे देश का संविधान भी है। जो संविधान को बनाने वाले विद्वत लोग थे,
जिसमें भीमराव अंबेडकर साहब भी थे और बाकी ऐसे बुद्धिमान लोग थे जिनका शायद आजकल निर्माण कम हो गया है, वैसे कम हो गए, क्योंकि मैं मानता हूं हमारे पूर्वज जो थे हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। और धीरे धीरे डीजेनरेशन, ऑटोमेटाइजेशन जो हुआ है उसकी वजह से हम निर्भर हो गए मशीनों पे। लेकिन पुराने समय में हमारे जो बुजुर्ग थे वो क्योंकि मेहनत करते थे, कंठस्थ चीजों को करते थे, तो हमसे ज्यादा कुशाग्र थे, हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। तो इस प्रकार से अगर संविधान को बदला जाएगा तो देश का कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं रहेगा। आप एससी, एसटी, ओबीसी की बात मत कीजिए, जो सवर्ण है वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि संविधान ही एक ऐसी चीज है, सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए संविधान पीठ बना के संविधान की रक्षा करता है और हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर हमारे संवैधानिक अधिकार ही खत्म हो जाएंगे, जैसे इंदिरा जी के समय में इमरजेंसी में हुआ था, तो जो गवर्नमेंट चाहेगी वो करेगी, और गवर्नमेंट चाहेगी वो करेगी तो मानी बात है कि वो राजनीतिक हित के लिए किसी हद तक भी चली जाएगी। तो हमारे सुरक्षा का जो कॉन्फिडेंस है वो संविधान है, और संविधान को बदलने की लोग बात कर रहे हैं, जबकि ये भूल रहे हैं। मोहन भागवत जी ने एक बार इनडायरेक्टली कहा था कि संविधान की पुनरीक्षण की आवश्यकता है, और बिहार में उसका क्या प्रभाव पड़ा था। और इस बार तो संविधान पुनरीक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, उसको चेंज करने की बात कर रहा है। तो क्या असर होगा? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्होंने ये भी कहा कि हम जातीय जनगणना भी कराएंगे और रिजर्वेशन के लिए जो 50% का कैप है उसको भी हटा देंगे। इसका मतलब जातीय जनगणना, पीडीए, ओबीसी और 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए और 50% के रिजर्वेशन की कैप को हटाना, ये इंगित कर रहा है कि जो समाज इसको रिएक्ट करेगा, इसको क्रिटिसाइज करेगा, वो अकेला थकेला पड़ जाएगा। क्योंकि जो देश का जनमानस है, देश की जो मेजॉरिटी है, वो उस पक्ष में है जो कि संविधान को नहीं बदलने देना चाहती, जो लोकतंत्र को पसंद करती है, जो धर्मनिरपेक्षता को पसंद करती है, भाईचारे में बिलीव करने वाले लोग हैं, हम समभाव और सद्भाव में बिलीव करने वाले लोग हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, और जिस प्रकार से बिहार के अंदर आज हुआ, और अजय निषाद का भी आपने देखा होगा, जो पिछली बार बीजेपी के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और 2.5-3 लाख वोट से जीते थे, वो कल कांग्रेस ज्वाइन कर ली उन्होंने। और आज मुकेश सहनी साहब ने इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर लिया। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर चौधरी बीरेन सिंह, राजस्थान के अंदर कस्बा साहब, और वहां पे जिस प्रकार का गठबंधन हुआ है, सीपीएम को एक सीट दे दी गई है, तो और महाराष्ट्र के अंदर सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, और तमिलनाडु के अंदर जिस प्रकार डीएमके का प्रचार अभियान चल रहा है, इसका मतलब यह है कि जो 400 सीट का जुमला है वो उसी प्रकार का जुमला है जैसे 2 करोड़ रोजगार का जुमला था, 15 लाख प्रति व्यक्ति का जुमला था। 400 सीटें नहीं, जो ऐसा बताया जा रहा है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो सुना है, जो बताया गया है, मैंने अनडिस्क्लोज सोर्सेज से, कि आरएसएस के इंटरनल सर्वे में बीजेपी को और उसके अलायंस को 220 सीटें मिल रही हैं। और मानी बात है, आरएसएस करेगा तो थोड़ा पॉजिटिविटी अपनी तरफ रखेगा, थोड़ा बायस होगा। इसका माने 170, 180 सीटें जो राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी को मिलेंगी, लगता है वही मिलने वाली हैं। और मिलने वाली हैं तो देश का लोकतंत्र भी बचेगा, देश का संविधान भी बचेगा, और देश का भाईचारा भी बचेगा, और बच्चों को नौकरी भी मिलेगी, उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा, अग्निवीर भी खत्म होगी, एमएसपी की गारंटी भी मिलेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम भी मिलेगी, और अच्छे दिन आएंगे। जो हम लोगों ने सुना था 2013 में कि अच्छे दिन आएंगे, वो तो खैर भक्तों के लिए होगा या अडानी जी के लिए होगा, बाकी देश की जनता को नहीं लगा अच्छे दिन आए। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर इंडिया गवर्नमेंट बनती है, जिसकी संभावना 99% है, आएगी, और ये सब कार्रवाई वो करेंगे और अमीरों के धन को गरीबों में बांटेंगे, तो मेरे ख्याल से अच्छे दिन आएंगे, जिसका मैं इंतजार करूंगा। आपको भी इंतजार करना चाहिए, लेकिन आपको वोट देने जरूर जाना चाहिए, और जिसको भी वोट देना चाहें उसको वोट देना चाहिए। लेकिन देश के लोकतंत्र, संविधान और आपसी प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाने के लिए एक एक वोट पड़े, यही मेरी कामना है। भारत मजबूत राष्ट्र बने और हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के बीच में कोई द्वेष ना हो, हम प्यार मोहब्बत से एक परिवार की तरह रहें, यही मेरी कामना है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।